स्वागत है दोस्तों आप सभी का समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मोहित आप सभी का स्वागत करता हूं। आज 1 अगस्त 2025 के महत्वपूर्ण वीडियो। नया महीना स्टार्ट हो रहा है और नए महीने के साथ देखा जाए तो एक नया जोश, नई उमंग के साथ आप अपनी तैयारियों को धार दे सकते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो अगस्त 2025 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। महत्वपूर्ण खबरें जो है समाचार पत्र पत्रिकाओं में उन पर चर्चा की जाएगी। ये क्लास आपके यूपी पीसीएस बीपीएससी के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछली बार बीपीएससी की परीक्षा हुई और पिछली बार बीपीएससी में करंट अफेयर ठीक ठाक पूछे गए और जो बिहार स्पेशल के करंट अफेयर मैंने आपको पढ़ाए थे, आई थिंक 10 क्वेश्चन आए हुए थे बीपीएससी में बिहार करंट अफेयर के। और 10 के 10 क्वेश्चन जो 10 वीडियो आई थी, मंथ वाइज वीडियो आई थी, उनसे डायरेक्टली सवाल आए हुए थे और सीधे सीधे हेडिंग जो थी, हेडिंग से भी क्वेश्चन पूछ लिए गए थे। ठीक है, तो वो जो इंतजार है आप लोगों का कि सर बिहार करंट अफेयर कब से स्टार्ट होगा, तो बिहार करंट अफेयर भी आज ही आप लोगों को मिल चुका है। और देखा जाए तो क्लास आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखा जाए इसमें हम लोग राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरें जो होती हैं उनको कवर करेंगे। साथ ही साथ जो यूपी स्पेशल और बिहार स्पेशल की मासिक करंट अफेयर की क्लासेस होती हैं उनको हम लोग सेपरेट रखेंगे, क्योंकि कल मैंने प्रयास किया था कि थोड़ा सा बिहार स्पेशल के जो न्यूज़ है उनको भी कवर किया जाए, ताकि जो बिहार के बच्चे हैं वो लोग कहते रहते हैं कि सर बीपीएससी का करंट अफेयर कब स्टार्ट करेंगे, बिहार पे आप फोकस नहीं करते। तो ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग बिहार पे भी फोकस करते हैं, हम लोग यूपी पे भी फोकस करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखा जाए एक नया महीना स्टार्ट हो रहा है और जो लोग पहले से हमारे पैकेज में इनरोल है वो लोग अपना पैकेज अपडेट कर लिया करें। अपडेट करने के लिए मैं इसलिए कहता हूं कि आप अपडेट करते रहेंगे तो हमको तो ये पता है कि आप पीडीएफ डिमांड करते हैं हर महीने कि सर पीडीएफ शेयर कर दीजिए, इस दिन की पीडीएफ नहीं आई, इस दिन की पीडीएफ नहीं आई, सर ये नहीं आया। आप पीडीएफ डिमांड करते बखूबी, लेकिन क्लासेस जो है वो अनावरत रूप से चलते रहने के लिए पैकेज डिजाइन किया गया था कि पैकेज जो है उसमें जब आप इनरोल होते हैं तो संस्था को पता चलता है कि हाँ लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं। आप पीडीएफ में इंटरेस्ट लेते हैं बखूबी, लेकिन जो क्लासेस हैं क्लासेस में भी इंटरेस्ट लिया करिए। जब क्लास में एक बार इनरोल हो जाइए आराम से पीडीएफ का फायदा उठाइए। इसीलिए मैंने कम्युनिटी चेंज ही नहीं करवाई किसी महीने कि आपको बार बार कम्युनिटी ऐड करना पड़ेगा, अलग अलग कम्युनिटी में आप ऐड होंगे, तो उससे अच्छा एक ही कम्युनिटी में आप जुड़े रहें। लेकिन उस चीज़ का आप लोग फायदा उठाते रहें, साथ ही साथ संस्था को भी ये लगते रहना चाहिए कि आप लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो इस वजह से आप अपना जो ऐप है उसको अपडेट करते रहिएगा। ठीक है, यहाँ पर देखा जाए तो 1 अगस्त 2025 का जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर उन पर हम चर्चा करें उससे पहले मैं आप बता दूं जो हमारा मासिक पैकेज है उसके बारे में। तो अगस्त 2025 हम लोगों ने फरवरी से अपना मासिक पैकेज स्टार्ट किया था। पढ़ाना तो मैंने 1 जनवरी से स्टार्ट किया था करंट अफेयर। ठीक है, 1 जनवरी से यूट्यूब पे पढ़ाना स्टार्ट किया था, लेकिन हमारा जो मासिक पैकेज है वो फरवरी से स्टार्ट हुआ था। और इस पैकेज में आपको क्या मिलता है, इस पैकेज में आपको डेली शाम को क्लास मिल जाती है, वीडियो क्लास। 10 एमसीक्यू का ऑनलाइन टेस्ट आपको ऐप पर मिल जाता है। साथ ही साथ देखा जाए तो प्रतिदिन क्लास पीपीटी पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दी जाती है आपके ग्रुप में। डेली प्रिंटेबल पीडीएफ भी हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में, यानी कि हमारा पूरा कंटेंट जो है वो बाइलिंगुअल है। टेस्ट है वो भी बाइलिंगुअल है, पीडीएफ है वो भी बाइलिंगुअल है, कंटेंट इवन जो मैं पढ़ाता हूँ वो भी बाइलिंगुअल ही है। ठीक है, और यहाँ पर देखा जाए तो महीने के एंड में आपको कंप्लीट पीडीएफ दी जाती है प्रिंटेबल फॉर्मेट में। आप उसको डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। और खास बात यह है कि ये मैगजीन के फॉर्मेट में होती है। ठीक है, 40 से 50 पेज की पीडीएफ होती है, मैगजीन के फॉर्मेट में होती है। आप आसानी से उसको निकलवा के प्रिंट आउट आसानी से पूरा महीने का रिवाइज कर सकते हैं। यहाँ देखा जाए तो एक एफएलटी होता है ऑनलाइन। एफएलटी का मतलब फुल लेंथ टेस्ट होता है, इसमें 100 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, करंट अफेयर के 100 क्वेश्चन होते हैं, ताकि आपके पूरे महीने का जो आपने तैयार किया वो सारी चीज़ें आपकी रिवाइज भी हो जाए। और इसी में देखा जाए तो यूपी स्पेशल और बिहार स्पेशल की जो पीडीएफ है वो भी आपको प्रोवाइड की जाती है जब आप इस पैकेज में एनरोल हो जाएं। ठीक है, यहाँ पर देखा जाए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे, सॉरी पिन कमेंट में आप जाएंगे तो वहां पर आपको एक लिंक मिलेगा अगस्त महीने का। उस लिंक पर क्लिक करिएगा, आप पैकेज में पहुंच जाएंगे। पैकेज को ज्वाइन करने के बाद पैकेज ज्वाइन करने के बाद आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर, वहीं उसी देखा जाए तो पिन कमेंट में हमारा हेल्पलाइन नंबर भी दिया हुआ है, उस पर आप कॉल करिएगा, आपको व्हाट्सएप कम्युनिटी में ऐड कर दिया जाएगा, जहां से ये प्रिंटेबल पीडीएफ आपको मिलती रहेगी। ऐप पर तो हमारी जो पीडीएफ होती है वो लगी होती है, उसको आप पढ़ सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, लेकिन प्रिंटेबल पीडीएफ जो आपकी होती है, मासिक मैगजीन जो आपको मिलेगी, उसको डाउनलोड करने के लिए व्हाट्सएप कम्युनिटी में जरूर जुड़ जाइएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने करंट अफेयर। सबसे पहले देखें वर्ल्ड वाइड वेब दिवस। ठीक है, जो वर्ल्ड वाइड वेब डे है, WWW, परीक्षा में अक्सर आपसे फुल फॉर्म ही पूछा जा चुका है, WWW का फुल फॉर्म क्या है, तो वर्ल्ड वाइड वेब इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, यहाँ चर्चा कर लें तो 1 अगस्त को वर्ल्ड वाइड वेब दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कार को याद करता है और इससे हमारे जीवन के प्रभावों को दर्शाता है। ठीक है, देखा जाए तो 1989 में सर टिम बर्नर्स ली, यहां पर याद रखिएगा एग्जाम में आपसे पूछा जा चुका है, इवन यूपी पीसीएस में पूछा गया था। ठीक है, 1990 का जो यूपी पीसीएस का पीवाईक्यू आप उठा के देखते हैं, 30 साल के जो करंट अफेयर 30 साल के जो पीडीएफ होती है ना, 30 साल की पीडीएफ या किताब आपने देखी होगी पीवाईक्यू वाली,
उसमें देखा जाए तो 1990 का जो साल था, 1990 वाले उसमें आपसे पूछा गया था कि टिम बर्नर्स-ली का आविष्कार किसने जो वर्ल्ड वाइड वेब है इसका आविष्कार किसने किया था? तो टिम बर्नर्स-ली ने किया था। ठीक है, कब किया था? 1989 में किया था और ये उस टाइम का करंट अफेयर था, तो पूछा गया था। ठीक है, यहां देखा जाए तो टिम बर्नर्स-ली ने CERN में काम करते हुए WWW का आविष्कार किया था, जो वैज्ञानिकों को सूचना साझा करने का एक नया तरीका था उस टाइम पे। यहां देखा जाए 1991 में उन्होंने इसे सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराया, जिससे यह इंटरनेट पर एक सार्वजनिक सेवा प्रदाता बन गई थी। ठीक है, तो याद रखना जो WWW है इसका आविष्कारक कौन? टिम बर्नर्स-ली। और यहां पर देखा जाए 1 अगस्त को WWW डे मनाया जाता है। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब दिवस मनाया जाता है। चलिए अगली खबर पर चर्चा करें तो देखा जाए तो न्यूजीलैंड, यहां पर जो न्यूजीलैंड की एयरलाइन है एयर न्यूजीलैंड, ठीक है, जैसे भारत में एयर इंडिया है ना, सेम वैसे ही न्यूजीलैंड में है एयर न्यूजीलैंड। तो एयर न्यूजीलैंड ने भारतीय मूल के निखिल रविशंकर को CEO नियुक्त किया है। यह है निखिल रविशंकर। खास बात और मजे की बात तो यह है कि वर्तमान में देखा जाए तो एयर इंडिया के जो CEO है ना वो न्यूजीलैंड के हैं और न्यूजीलैंड के जो एयर न्यूजीलैंड के CEO हैं वो इंडिया के हैं। ठीक है, तो एक्सचेंज कर रखा है दोनों लोगों ने। यहां चर्चा कर लें तो एयर न्यूजीलैंड ने ऐलान किया है कि 20 अक्टूबर 2025 से उनकी कंपनी के नए CEO भारतवंशी निखिल रविशंकर को बनाया जाएगा। ठीक है, निखिल रविशंकर जो होंगे ये एयर न्यूजीलैंड के CEO होंगे और इनका नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखिएगा, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है नियुक्तियों के संदर्भ में। यहां देखें तो कंपनी ने मौजूदा CEO ग्रेग फॉरेन का कार्यकाल अक्टूबर के समाप्त हो रहा है। यहां पर देखा जाए जो कंपनी है एयर न्यूजीलैंड है उसके जो वर्तमान CEO है ना उनका नाम क्या है? ग्रेग फॉरेन, और इनका कार्यकाल अक्टूबर में समाप्त हो रहा है और उन्हीं के स्थान पर देखा जाए तो निखिल रविशंकर जो है वो एयर न्यूजीलैंड के CEO बनेंगे। वर्तमान में हम बात कर लें तो वर्तमान में एयर इंडिया के CEO कौन है? तो एयर इंडिया के CEO है कैम्बेल विल्सन, और ये कहाँ के हैं? ये न्यूजीलैंड के हैं। तो वही मैंने आपको बताया ना कि एयर इंडिया के CEO कहाँ से? न्यूजीलैंड से, और जो एयर न्यूजीलैंड है वहां के CEO कहाँ से? इंडिया से। ठीक है, चलो आगे देखें। ऑस्ट्रेलिया में बच्चों के लिए यूट्यूब पर बैन लगा दिया गया है और ऐसे सवाल आपसे परीक्षा में पूछे भी गए हैं 2022। ठीक है, 2022 UPPCS प्री परीक्षा जो हुई थी वहां पे सवाल पूछा गया था कि कौन सा ऐसा देश है जिसने जो शायद सिगरेट पर बैन लगा दिया था। सिगरेट के बैन के बारे में पूछा जा चुका है। ठीक है, सिगरेट के बैन से संबंधित सवाल पूछा था, तो यहाँ सोशल मीडिया पर बैन लगा दिया, और सोशल मीडिया किस पर? टिकटॉक पर नहीं, यूट्यूब पर ही बैन कर दिया है। 16 साल से जो कम उम्र के बच्चे होंगे उन पर बैन लगा दिया गया है ऑस्ट्रेलिया में। चर्चा कर ले तो ऑस्ट्रेलिया इकलौता देश है जहां 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया यूट्यूब के इस्तेमाल पर पूरी तरह प्रतिबंध लगेगा। यह बैन कब से लागू होगा? तो यह बैन 1 दिसंबर से प्रभावी होगा। 1 दिसंबर 2025 से देखा जाए तो कोई भी 16 साल से नीचे का बच्चा ऑस्ट्रेलिया में यूट्यूब नहीं संचालित कर सकेगा। क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया सरकार का कहना है कि इससे जो बच्चे हैं बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर जो दबाव पड़ रहा है, साथ ही साथ उनको डोपामीन जो रिलीज होता है, ठीक है, वो डोपामीन साइकिल जो है वो चेंज हो रही बच्चों की। जो रील्स कल्चर है ना, स्क्रॉल करने का कल्चर, वो बच्चों के फिजिकल और एजुकेशनल साथ ही साथ मेंटल हेल्थ पर भी प्रभाव डाल रहा है। ठीक है, तो इसी वजह से देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया ने निर्णय लिया है कि 1 दिसंबर 2025 से 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं उनके लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब पूरी तरीके से प्रतिबंध लग जाएगा। और इसका उल्लंघन अगर जो सरकार मतलब इसका उल्लंघन यूट्यूब करता है, ठीक है, कुछ दायरे रिस्ट्रिक्शन होंगे, उसका उल्लंघन अगर जो यूट्यूब करता है तो 400 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगेगा उसके ऊपर। ठीक है, यहां देखा जाए इसका उल्लंघन करने पर यूट्यूब को 400 करोड़ तक का जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। अब यहां देखा जाए जो बच्चों के लिए सोशल मीडिया है ना, तो बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन पर कुछ स्थिति देख लेते हैं अदर देशों की, अदर कंट्रीज की। सबसे पहले हम बात करेंगे इटली की। ठीक है, इटली में क्या स्टेटस है? इटली में सोशल मीडिया का बच्चों के प्रति क्या स्टेटस है? तो 14 वर्ष से कम उम्र तो सोशल मीडिया अकाउंट बनाने से पहले माता पिता की सहमति जरूरी है। अगर कोई बच्चा है उसकी उम्र जैसे इंडिया में है, इंडिया में क्या होता है? इंडिया में ये है कि बच्चा जन्म लिया 2 साल का हुआ, माँ बाप उसके नाम से स्टेटस अपलोड करने के लिए अकाउंट बना देते हैं, फिर बच्चों का रील वायरल करते हैं। ठीक है, लेकिन इटली में ऐसा नहीं है। इटली में ऐसा क्या है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं, सोशल मीडिया अकाउंट बनाने से पहले माता पिता की सहमति जरूरी है। ठीक है, अब भले माता पिता ही बनाए उनका अकाउंट, लेकिन सहमति आवश्यक है। आगे देखिए फ्रांस में क्या हाल है। 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए पेरेंट्स की अनुमति अनिवार्य है। यहाँ भी वही है कि 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं तो उनके लिए पेरेंट्स की अनुमति लेना है। नॉर्वे में क्या है तो सोशल मीडिया इस्तेमाल की उम्र
13 से बढ़ाकर 15 वर्ष तय करने की योजना अभी प्रक्रियाधीन है। पहले क्या था कि जो सोशल मीडिया इस्तेमाल है उसके लिए एक एज निर्धारित कर दी थी नॉर्वे ने कि 13 साल का कोई व्यक्ति हो जाएगा तभी वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर सकता है, और अब इसको बढ़ा के 13 से बढ़ाकर कितना 15 वर्ष करने का विचार किया जा रहा है। ठीक है। जर्मनी में क्या हाल है? जर्मनी में हाल ये है कि 15 वर्ष तक के बच्चों को पेरेंट्स की अनुमति अनिवार्य होती है। यहाँ सॉरी 15 का नहीं 16 वर्ष, 16 वर्ष तक के जो बच्चे हैं ना उनको सोशल मीडिया इस्तेमाल करने के लिए पेरेंट की अनुमति लेना अनिवार्य है। ब्रिटेन में क्या हाल है? ब्रिटेन में देखें तो कंपनियों को आयु सत्यापन व उच्च सुरक्षा मानक लागू करने होते हैं, पूरी तरह से प्रतिबंध लागू नहीं है। यहाँ पर जो कंपनियां है ना उनको आयु सत्यापन तथा उच्च सुरक्षा मानक लागू करने होते हैं, आयु सत्यापित करवाई जाती है। ठीक है। और उसके बाद देखा जाए तो पूरी तरीके से प्रतिबंध अभी लागू नहीं है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया है कि 1 दिसंबर से पूरी तरीके से प्रतिबंध जो है वो लागू हो जाएगा यूट्यूब पर, कि अगर कोई बच्चा यहाँ पर देखा जाए 16 वर्ष से कम उम्र का है तो वो यूट्यूब नहीं चला पाएगा। चलिए आगे देखें, एआई से लैस होगा यूपी का रोड सेफ्टी मॉडल। उत्तर प्रदेश का जो रोड सेफ्टी मॉडल है ना ये पूरी तरीके से एआई संचालित होगा। यहां पर चर्चा कर लेते हैं इस पॉइंट की, और ये पॉइंट आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, ना सिर्फ प्रीलिम्स परीक्षा के लिए, ये आपके मुख्य परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है। और मुख्य परीक्षा में किस पेपर के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये भी जान लीजिए, ये पेपर 6 के लिए। ठीक है। जो पेपर 6 है ना ये पेपर 6 के लिए महत्वपूर्ण पॉइंट है। ये मेंस का डाटा है, डाटा की तरह आप यूज कर सकते हैं। मेंस के डाटा में क्या जो पॉइंट्स है पॉइंट्स की तरह यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आप लिखिए कि उत्तर प्रदेश सरकार सड़क सुरक्षा को लेकर एक नई पहल करने जा रही है। यह पहल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इस परियोजना को मंजूरी दे दी है। इस तरह उत्तर प्रदेश एआई से सड़क सुरक्षा परीक्षण करने वाला पहला राज्य बन जाएगा। परीक्षा में आपसे प्रीलिम्स में क्या पूछ सकता है कि एआई से सड़क सुरक्षा परीक्षण करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? अपना उत्तर प्रदेश है। ठीक है, अपना उत्तर प्रदेश है। और एआई का देखा जाए इस्तेमाल, सवाल आपसे पूछ लिया जाए एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किन किन क्षेत्रों में भारत द्वारा किया जा रहा है, तो उसमें आप एक पॉइंट ये भी लिख सकते हैं जब अपना, या फिर निबंध में पूछ लिया जाए एआई पर, और लाजमी है कि निबंध में पूछा ही जाएगा एआई। ठीक है, तो वहां पर आप इन चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां देखा जाए इस परियोजना में दुर्घटना की रिपोर्ट, मौसम, वाहन की जानकारी, ड्राइवर का रिकॉर्ड, सड़क के ढांचों से जुड़े डेटा को मिलाकर एआई मॉडल बनाया जाएगा। सरकार ने इस परियोजना के लिए 2025-26 का जो बजट था ना उसमें 10 करोड़ रुपए को मंजूर भी किए थे। ठीक है, 2025-26 का जो बजट इस बार पेश किया गया था उसमें सरकार के द्वारा देखा जाए तो परिवहन क्षेत्र में एआई के इस्तेमाल के लिए 10 करोड़ रुपए का आवंटन भी किया गया था। ठीक है, चलो अगली खबर देखें। रूस में दुनिया का छठा सबसे बड़ा भूकंप। रूस का जो कामाचटका प्रायद्वीप है, कामाचटका प्रायद्वीप कौन सा, यहां पर आप देखेंगे जब आप, ठीक है, यहां पर जापान, चीन, यहाँ ये अलास्का, ठीक है, और यहाँ है कामाचटका प्रायद्वीप, जो रूस का थोड़ा सा निकला हुआ हिस्सा है कामाचटका प्रायद्वीप। तो यहीं पर देखा जाए कामाचटका में दुनिया का सबसे बड़ा छठा भूकंप आया है, दुनिया का छठवां सबसे बड़ा भूकंप आया है। ठीक है, रूस में आया है। याद रखिएगा किस प्रायद्वीप पर आया, तो कामाचटका प्रायद्वीप पर आया है। चर्चा कर ले तो 30 जुलाई को भारतीय समय अनुसार देखा जाए तो सुबह 4:54 पर रूस के पूर्वी प्रायद्वीप कामाचटका में दुनिया का छठा सबसे बड़ा भूकंप आया। ठीक है, कामाचटका में आया था, याद रखिएगा। कामाचटका के बारे में जो स्टैटिक ज्योग्राफिकल लोकेशन है वो आप याद रखिएगा, वहां से सवाल आपके बन सकते हैं। यहां देखा जाए तो जो यूएस जियोलॉजिकल सर्वे है ना, इसके मुताबिक देखा जाए तो भूकंप की तीव्रता कितनी थी, ये तीव्रता आप याद रख सकते हैं कि 8.8 तीव्रता का भूकंप आया था कामाचटका प्रायद्वीप पर। ठीक है, जो दुनिया का छठवां सबसे बड़ा भूकंप था। आगे हम चर्चा कर ले तो भूकंप का जो केंद्र था ना, भूकंप का केंद्र ये जमीन से 19.3 किलोमीटर अंदर था। जो भूकंप केंद्र था वो जमीन से 19.3 किलोमीटर अंदर था। इसके चलते हुआ क्या कि चिली, इक्वाडोर, पेरू, गुआम, ठीक है, न्यूजीलैंड और प्रशांत क्षेत्र में देखा जाए तो 1 से लेकर 3 मीटर तक ऊंची लहरों की चेतावनी भी जारी की गई। सुनामी भी आई, हालांकि उसका जो असर था वो पूरे पैसिफिक, देखा जाए तो पूरा जो प्रशांत महासागर है, पूरा प्रशांत महासागर है ना, उसको रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। ठीक है, पूरा प्रशांत महासागर का जो क्षेत्र है वो रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। उसका आकार, एरिया इतना बड़ा है प्रशांत क्षेत्र का कि अगर जो चंद्रमा है, 3 चंद्रमा उसमें डुबाए जा सकते हैं। ठीक है, 3 चंद्रमा डुबाए जा सकते हैं, इतना बड़ा क्षेत्र है। और देखा जाए तो ज्वालामुखीय क्षेत्र भी है। हालांकि कुछ थ्योरीज ऐसी भी कह रही थी कि जो रूस है,
रूस की कोई परमाणु पनडुब्बी जो है, परमाणु पनडुब्बी दुर्घटनाग्रस्त हो गई है, इसी वजह से देखा जाए ऐसा भूकंप आया है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। जो भूकंप का केंद्र था 19.3 किलोमीटर की गहराई पर था और देखा जाए ये जेन्युइन भूकंप था। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा भूकंप कब आया था? तो दुनिया का सबसे बड़ा भूकंप जो था ये आया था 1960 में। कब आया था? 1960 में आया था, चिली के बिबियाना में आया था। कहां पे? चिली के बिबियाना में आया था 1960 में, और जिसमें देखा जाए तो 1665 लोगों की मौत हुई थी। ठीक है, तो ये पॉइंट आप याद रख सकते हैं यहाँ पर कि दुनिया का छठा सबसे बड़ा भूकंप कहां पर? कामाछटका प्रायद्वीप रूस में आया, और दुनिया का सबसे बड़ा भूकंप कहां पर आया था? ये 1960 में आया था, चिली के बिबियाना में। ठीक है, चलो अगली खबर देखें, सीएम युवा कॉन्क्लेव और एक्सपो 2025 सम्मेलन का उद्घाटन। यहां पर देखा जाए ये सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया, तो चर्चा कर ले, इंपॉर्टेंट हो जाता है यूपी स्पेशल के दृष्टिकोण से। जो यूपी स्पेशल के करंट अफेयर है वहां से जो सवाल बनते हैं उनमें यह पूछा जा सकता है कि सीएम युवा कॉन्क्लेव एक्सपो 2025 का आयोजन कहां पर किया गया। तो इसका आयोजन हुआ था लखनऊ में। कहां पर? लखनऊ में इसका आयोजन हुआ था। और कब इसका आयोजन हुआ था? तो इसका आयोजन हुआ 30 से लेकर 31 जुलाई, यानी 2 दिवसीय कार्यक्रम था। 30 से 31 जुलाई को इसका आयोजन हुआ, और इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो उद्घाटन सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया था। ठीक है, सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। और विशिष्ट सहभागिता कौन थे यहाँ पर? विशिष्ट सहभागी कौन थे यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ के, यानी कि विशिष्ट अतिथि कौन थे? तो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री राकेश सचान यहाँ पर मुख्य मतलब विशिष्ट अतिथि के तौर पर शामिल हुए थे। यहाँ देखा जाए इसी अवसर पर, ठीक है, इसी अवसर पर मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के अंतर्गत यूपी मार्ट पोर्टल का भी शुभारंभ किया गया। जो यूपी मार्ट पोर्टल है ना, इसका शुभारंभ, इसकी शुरुआत भी की गई। ठीक है, देखा जाए जो प्रयास जो प्रदेश के युवाओं को उद्योग और व्यवसाय के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। ठीक, तो यूपी मार्ट पोर्टल का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? यूपी के जो सीएम है ना योगी आदित्यनाथ, उन्हीं के द्वारा किया गया। कहां पर किया गया? तो सीएम युवा कॉन्क्लेव और एक्सपो 2025 सम्मेलन, जिसका आयोजन लखनऊ में किया जा रहा था, और ये 30 से 31 जुलाई 2025 को लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में हो रहा था। इसी दौरान देखा जाए तो यूपी मार्ट पोर्टल का शिलान्यास या उद्घाटन किया गया। शिलान्यास नहीं, मतलब उद्घाटन किया गया। ठीक है, चलो आगे देखें। अभिनेत्री नीतू चंद्रा बिहार चुनाव आयोग की आइकॉन नामित हुई है। ठीक है, यहां पर देखें तो जो बिहार में चुनाव होने वाला है, ठीक है, और बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। देखा जाए तो 70वीं बीपीएससी में सवाल आया हुआ था जो चुनाव आइकॉन थे, तो इस वजह से 71वीं भी पूछा जा सकता है। तो यहां देखा जाए अभिनेत्री नीतू चंद्रा बिहार चुनाव आयोग की आइकॉन बनाई गई है। चर्चा कर लें तो बिहार चुनाव आयोग ने अभिनेत्री नीतू चंद्रा को बिहार का आइकॉन फेस नियुक्त किया है। वह आम मतदाता को वोटिंग के लिए प्रेरित करेंगी। पटना जिले की निवासी नीतू चंद्रा बिहार की पहली व्यावसायिक बॉलीवुड अभिनेत्री है। ठीक है, यह है नीतू चंद्रा, ये पटना जिले की रहने वाली है और बिहार की ओर से देखा जाए तो पहली व्यावसायिक, ठीक है, प्रोफेशनल बॉलीवुड एक्ट्रेस है। चर्चा कर लें तो उन्होंने राष्ट्रीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप में 9 बार भारत का प्रतिनिधित्व कर बिहार की पहली मार्शल आर्टिस्ट बन और पदक जीतकर राज्य को गौरवान्वित किया था। ये जो अभिनेत्री है ना नीतू चंद्रा, ये नीतू चंद्रा ना सिर्फ अभिनेत्री है बल्कि देखा जाए तो जो राष्ट्रीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप होता है इसमें 9 बार भारत का प्रतिनिधित्व किया, राज्य का प्रतिनिधित्व किया, और देखा जाए तो बिहार की ओर से पहली मार्शल आर्टिस्ट भी बनी थी। ठीक है, यहाँ देखा जाए बतौर निर्माता नीतू चंद्रा ने अपनी मैथिली फिल्म मिथिला मखाना के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीता है। ठीक है, यहाँ पर मिथिला मखाना की डायरेक्टर कौन है पूछा जा सकता है, तो इनका नाम है नीतू चंद्रा। ठीक है, चलो आगे देखें। निसार उपग्रह लॉन्च। निसार उपग्रह के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था, लेकिन यहाँ पर फिर से, क्योंकि निसार उपग्रह जो था वो लॉन्च हो चुका था, चर्चा कर लेते हैं उसके बारे में। यहाँ पर देखा जाए 30 जुलाई को, ठीक है, भारत और अमेरिका के बीच अंतरिक्ष सहयोग के तहत बुधवार यानी कि 30 जुलाई को श्रीहरिकोटा से निसार नासा इसरो सिंथेटिक अपार्चर रडार, ठीक है, निसार का पूरा रूप आपसे पूछ ले, निसार का पूर्ण रूप क्या है? तो निसार का पूर्ण रूप है नासा इसरो सिंथेटिक अपार्चर रडार। ठीक है, यहां देखा जाए इस सैटेलाइट को सफलतापूर्वक कहां से लॉन्च किया गया? श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया इसरो के GSLV F-16 रॉकेट के जरिए। किसके जरिए? GSLV F-16 रॉकेट के जरिए इसको देखा जाए तो सन सिंक्रोनस जो ध्रुवीय कक्षा है ना, उसमें इसको स्थापित किया गया।
निसार क्या करेगा? निसार बेसिकली भूकंप, भूस्खलन, ग्लेशियर पिघलने जैसी आपदाओं पर नजर रखेगा और उसका अलर्ट भी देगा। निसार पृथ्वी के भूमि और बर्फ से ढके क्षेत्रों का अवलोकन भी करेगा। यह हर 12 दिन के अंतराल पर डेटा इकट्ठा कर धरती को भेजता कर रहेगा। ठीक है, यह पृथ्वी की सतह पर होने वाले परिवर्तनों का सबसे सटीक फोटो भी प्रोवाइड करेगा। जैसे अभी कामाचटका के बारे में मैंने चर्चा की, कामाचटका में भूकंप आया, तो उन सब की जानकारी भी ये देता रहेगा निसार उपग्रह भविष्य में। चलिए आगे देखें। छठा स्वदेशी फास्ट पेट्रोल वेसल ICGS अटल लॉन्च कर दिया गया है। ठीक है, यहां देखा जाए गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने 29 जुलाई 2025 को वास्को द गामा, ये वास्को द गामा कहां पर है? जो वास्को द गामा पोर्ट कहां पर? गोवा में अवस्थित है। और यहीं पर देखा जाए भारतीय तटरक्षक बल ने ICGS अटल को लॉन्च किया है। ठीक है, देखें यहां पर यह 8 अत्याधुनिक फास्ट पेट्रोल वेसल में छठा है और इसे गोवा शिपयार्ड ने इन हाउस डिजाइन किया है। यह पोत 52 मीटर लंबा है, 8 मीटर चौड़ा है और 320 टन वजनी है। यह आत्मनिर्भर भारत के अभियान के तहत भारत की नौसैनिक निर्माण क्षमता को भी प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप जाने रहिए कि जो छठा स्वदेशी फास्ट पेट्रोल वेसल इसका नाम क्या है? ICGS अटल। चलिए आगे हम बात कर लें। ऑफलाइन मैसेजिंग ऐप है, इसका नाम क्या है? बिटचैट। जैक डॉर्सी का नाम आप जानते होंगे, जिसको आप पहले ट्विटर कहते थे। ट्विटर के देखा जाए सह संस्थापक हैं जैक डॉर्सी, और जैक डॉर्सी के द्वारा ही एक नया मैसेजिंग ऐप देखा जाए लॉन्च किया गया है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो पूर्व ट्विटर, जिसको आप अब एक्स के नाम से जानते हैं, इसके सह संस्थापक हैं जैक डॉर्सी। इन्होंने एक नया मैसेजिंग ऐप बिटचैट लॉन्च किया है, जो अब एप्पल स्टोर पर उपलब्ध है। यहाँ देखें तो ये ऐप बिना वाईफाई या मोबाइल नेटवर्क के, ठीक है, वाईफाई का इस्तेमाल नहीं करने पड़ेगा और मोबाइल नेटवर्क का भी इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ ब्लूटूथ मैश नेटवर्क के जरिए 100 मीटर की सीमा के अंतर्गत काम करता है। ठीक है, यहाँ देखा जाए इसका इंटरफेस बेहद सरल है और इसमें लॉगिन की आवश्यकता भी नहीं होती। ये जो बिटचैट है ना, बिटचैट में आपको लॉगिन भी नहीं करना पड़ेगा, बिना लॉगिन के आपका काम होता रहेगा। तो बिटचैट के बारे में याद रखिएगा कि बिटचैट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? जैक डॉर्सी के द्वारा लॉन्च किया गया है। और इसमें देखा जाए तो ना ही वाईफाई की आवश्यकता है, ना ही मोबाइल नेटवर्क की आवश्यकता है। चलिए आगे देखें। IMF ने भारत की वित्त वर्ष 2025 की GDP वृद्धि दर का अनुमान जो है वो बढ़ा दिया है। ठीक है, यहाँ पर चर्चा कर ले। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद GDP की वृद्धि दर का अनुमान जो है ये अप्रैल 2025 में 6.2 बताया था, और इसको बढ़ाकर अब कितना कर दिया है? 6.4% कर दिया है कि भारत की जो GDP है वो 6.4% के हिसाब से ग्रो करेगी। आगे हम देखें, IMF ने 29 जुलाई 2025 को, कब? 29 जुलाई 2025 को जारी अपने जुलाई 2025 के आर्थिक परिदृश्य अपडेट में अप्रैल 2025 की रिपोर्ट जारी होने से पहले की स्थिति की तुलना में बेहद बेहतर वैश्विक आर्थिक परिदृश्य की उम्मीद जताई है। यहां देखा जाए IMF ने 2026-27 के लिए जो अनुमान है इसको 0.1% बढ़ाकर 6.4% कर दिया है। ठीक है, पहले कितना बताया था? 6.3% बताया था, अब इसको 6.4% कर दिया है। यहाँ पर देखा जाए IMF के अनुसार भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा, ये IMF कह रहा है। ठीक है, लेकिन देखा जाए तो जो ट्रंप के द्वारा टैरिफ लगाया गया ना, 25% टैरिफ, उस टैरिफ का असर कुछ ना कुछ तो पड़ेगा ही पड़ेगा भारतीय अर्थव्यवस्था पर। हालांकि उसको हम लोग झेल लेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ नेगेटिव इंपैक्ट जरूर पड़ेगा उसका। चलिए आगे देखें। क्योटो प्रोटोकॉल वास्तुकार विजय शर्मा का निधन हो गया है। ठीक है, जो क्योटो प्रोटोकॉल बनाने वाले थे ना, उसके जो वास्तुकार थे, उसका खाका जिन्होंने तैयार किया था, उनका नाम था विजय शर्मा, और इनका हाल ही में निधन हो गया है। तो ऑब्चुरी से संबंधित जो सवाल पूछे जाते हैं, निधन से संबंधित जो सवाल आते हैं, उनमें इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ चर्चा करें। वह भारत के पूर्व मुख्य जलवायु वार्ताकार थे। जो विजय शर्मा थे वो भारत के पूर्व मुख्य जलवायु वार्ताकार थे और 1995 से 2001 के बीच पर्यावरण मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में कार्यरत थे। ठीक है, उन्होंने 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल वार्ता के दौरान विकासशील देशों के हित में रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उनकी नीति जलवायु परिवर्तन की जिम्मेदार विकसित देशों पर डालने पर केंद्रित था। जो जलवायु परिवर्तन है ना, उसकी जिम्मेदारी किस पर डालना था? विकसित देशों पर डालना। और इसी चीज के लिए क्योटो प्रोटोकॉल का खाका तैयार किया गया था विजय शर्मा के द्वारा। यहाँ देखा जाए उन्होंने 2002 में दिल्ली में COP8 शिखर सम्मेलन के आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी। यानी कि यह भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि COP8 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया था? नई दिल्ली में किया गया था। और कब किया गया था? सन 2002 में किया गया था। ठीक है, तो ये पॉइंट आप याद रख सकते हैं। और देखा जाए तो आज के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर है उन पर आधारित कुछ प्रश्न भी है। इन प्रश्नों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। पहला प्रश्न क्या कह रहा है
कि एयर न्यूजीलैंड के नए सीईओ के रूप में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को नियुक्त किया गया है जिनका कार्यकाल 20 अक्टूबर 2025 से प्रारंभ होगा? निखिल रविशंकर, निखिल कौशिक, कैम्बेल विल्सन, ग्रेग फॉरेन। कौन है आप कमेंट में बताएं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है ऑस्ट्रेलिया में 1 दिसंबर 2025 से लागू होने वाले नए नियम के अनुसार किस आयु वर्ग के लिए यूट्यूब पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा? 14 वर्ष से कम, 15 वर्ष से कम, 16 वर्ष से कम या 13 वर्ष से कम? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि निसार उपग्रह के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है? मंगल ग्रह पर जीवन की खोज करना, भूकंप भूस्खलन जैसी आपदाओं की निगरानी और चेतावनी जारी करना, मौसम पूर्वानुमान के लिए डाटा संग्रहित करना या चंद्रमा की सतह का अध्ययन करना। ठीक है, तो आपको बताना है कि जो भारत और नासा के द्वारा मिलकर निसार उपग्रह लॉन्च किया गया इसका मूल उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है यूपी मार्ट पोर्टल किस योजना के अंतर्गत शुरू किया गया? कौन सी योजना है जिसके अंतर्गत यूपी मार्ट पोर्टल स्टार्ट किया गया है? स्टार्टअप इंडिया मिशन, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, यूपी कौशल विकास मिशन। ठीक है, तो यूपी मार्ट किसके तहत लॉन्च किया गया ये आप कमेंट में बताएं। और अंतिम सवाल क्या है हमारा यहाँ पर देखा जाए, 5वां सवाल क्या है कि विजय शर्मा जिनका हाल ही में निधन हो गया निम्नलिखित में से किस अंतरराष्ट्रीय जलवायु समझौते से जुड़े हुए थे? क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, पेरिस समझौता या कोपेनहेगन समिट? ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाए आज मैंने आपसे पूछे हैं 5 सवाल। ठीक, 5 सवाल आपसे पूछे हैं, इन 5 सवालों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर उत्तर दीजिएगा। और जिन लोगों ने अभी तक पैकेज को अपडेट नहीं किया है जुलाई महीने का या अगस्त महीने का, देखा जाए तो हम लोग मासिक पैकेज इसको इसी वजह से डिजाइन करके रखते हैं कि आपको सुविधा हो। सुविधा इन द सेंस ये है कि कभी आपको लगा कि हमको नहीं ज्वाइन करना है, बीच में आप क्विट करना चाहते हैं तो क्विट कर सकते हैं। ठीक है, और पॉकेट फ्रेंडली भी है, ऐसा नहीं कि हम पूरे महीने का, जैसे लोगों का मैसेज आता है कि सर आप एक साथ पेमेंट ले लीजिए। ठीक है, हाँ एक साथ पेमेंट ले ले, बीच में किसी को नहीं पसंद आया वो नहीं कंटिन्यू करना चाहता है तो नहीं कंटिन्यू करना चाहता तो उसके पास भी दरवाजे खुले हैं कि भैया आपका बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, 2 कप चाय का मूल्य ही आपका नुकसान होगा। ठीक है, तो चलिए इन्हीं सब बातों के साथ इस वीडियो को करते हैं यहीं पर समाप्त। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।